मई जून 2021 है, पेपर 21। अच्छा, अब ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, इथेन डाइओइक एसिड हैज अ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ 90। ठीक है, इथेन डाइओइक एसिड की बात हो रही है, 2 कार्बन है और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, 90। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को आप डिफरेंट वेज में डिफाइन कर सकते हैं। सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इट इज द सम ऑफ all the atomic masses of all the atomic masses, all the atoms present in a molecule, when compared with 1/12 the mass of one atom of carbon 12. ठीक है, तो what is meant by the term relative molecular mass? Sum of all the atomic masses of all the atoms present in a molecule when compared with 1/12 the mass of one atom of carbon 12. या just simply आप कह सकते हैं कि it is the average mass of all the atoms present in a molecule when compared with 1/12 the mass of an atom of carbon 12. तो ये दोनों तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। स्टेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ इथेन डाइओइक एसिड। इथेन डाइओइक एसिड का एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले देखिएगा। C2, 2 कार्बन है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 और हाइड्रोजन 2, C2H2O4। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CHO2। आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, सो दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ इथेन डाइओइक एसिड। Calculate how many atoms of carbon are present in 0.18 grams of ethane dioic acid. ठीक है, show your working। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या है, एटम्स ऑफ कार्बन आपने काउंट करने इन 0.18 grams। हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन 0.18 grams of ethane dioic acid? Show your working। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इथेन डाइओइक एसिड का मास गिवन है, उसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1, मास को मोल्स में, मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन एमआर। मास कितना है, 0.18 डिवाइडेड बाय इथेन डाइओइक एसिड का एमआर कैलकुलेट करेंगे विच इज 90। सो ये आपके पास मोल्स आ जाएंगे 0.002 मोल्स। ठीक है, 0.002 मोल्स ऑफ एसिड आ गए। अब एसिड के मोल्स को कन्वर्ट करेंगे इनटू मोल्स ऑफ, यानी ये तो मोल्स ऑफ एसिड हो गए। दे आर आस्किंग अबाउट हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो अब एसिड के मोल्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू मोल्स ऑफ कार्बन। स्टेप 2, मोल्स ऑफ कार्बन। तो इन 1 मोल ऑफ एसिड वी हैव 2 मोल्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो मोल्स ऑफ एसिड और मोल्स ऑफ कार्बन का अगर हम रेशो बनाएं, सो 1 मोल ऑफ एसिड गिव्स 2 मोल्स ऑफ कार्बन। That means 0.002 moles of acid। इससे moles of carbon कितने हो जाएंगे, 0.004। ये आ गए moles of carbon। और अब फाइनली आप इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू एटम्स। ठीक है, लास्ट स्टेप। तो स्टेप 3, अब आप एटम्स कैलकुलेट करेंगे। वी नो कि जी 1 मोल कंटेन्स 6.02 into 10^23 atoms। तो इफ वी हैव 0.004 मोल्स, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.004 मल्टीप्लाई बाय 6.02 into 10^23। तो ये फाइनल आंसर आएगा 2.4 into 10^21 एटम्स। सो दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 0.18 grams of ethane dioic acid। ठीक है जी, क्लियर है ये, इसमें कोई क्वेश्चन? हाँ जी, ये क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट पार्ट है, solid ethane dioic acid reacts with aqueous calcium ions to make a precipitate of calcium ethane dioate।
ठीक है, व्हेन इथेन डायोइक एसिड, सॉलिड इथेन डायोइक एसिड रिएक्ट्स विद एक्वस कैल्शियम आयन, आपके पास पीपीटी बन रहा है इथेन डायोएट का, कैल्शियम इथेन डायोएट breaks down when heated to form calcium oxide, carbon dioxide, and carbon monoxide. Construct an equation to represent the reaction of calcium ethane dioate when heated. Include state symbols. ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन दे दी गई है आपको, आपने इसको कन्वर्ट करना है इनटू केमिकल इक्वेशन। ठीक है, वर्ड इक्वेशन गिवन है, हम इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो कैल्शियम इथेन डायोएट CaC2O4 सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड when heated it decomposes to give calcium oxide CaO, अगेन ये भी सॉलिड होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब देखने बैलेंस है, एक कैल्शियम, दो कार्बन, 1 2 दो कार्बन, 4 ऑक्सीजन, 2 3 4 4 ऑक्सीजन, इक्वेशन बैलेंस है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच अकर्स व्हेन CaC2O4 इज हीटेड, तो क्योंकि आप इसको हीट कर रहे हैं, ये ब्रेक हो रहा है, तो दैट मींस इट इज थर्मल डीकॉम्पोजिशन। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? थर्मल डीकॉम्पोजिशन। आइडेंटिफाई another compound containing calcium ions which will also produce carbon dioxide and calcium oxide when it is heated. तो another compound which contain calcium ion, जिससे आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिले और कार्बन डाइऑक्साइड मिले ऑन हीटिंग, तो ऑब्वियसली दैट वुड बी कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसको ब्रेक करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। जी क्लियर है ये क्वेश्चन नंबर 1? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Carbon monoxide gas and nitrogen gas are both diatomic molecules. The diagram shows the arrangement of outer electrons in a molecule of carbon monoxide. ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम आ गई। This is the dot and cross diagram of carbon monoxide. State one similarity and one difference in the way the atoms in a carbon monoxide molecule are bonded together compared to the atoms in a nitrogen molecule. One similarity and one difference. ठीक है, एक similarity बतानी है और एक difference बताना है, किसमें? In carbon monoxide, in the way the atoms in a carbon monoxide molecule are bonded together compared to the atoms in a nitrogen molecule. तो similarity तो क्या है कि अगर मैं नाइट्रोजन का डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाऊं, सो दैट वुड बी नाइट्रोजन की ग्रुप 5 का एलिमेंट है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे और एक लोन पेयर इनके पास मौजूद होगा। सो दैट मींस कि दे हैव सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे सिमिलैरिटी क्या है? यहाँ अगर आप देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, और नाइट्रोजन के दरमियान भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर्स, ठीक है, और इधर भी 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी अगर आप देखें, दोनों तरफ एक लोन पेयर है, यहाँ भी दोनों तरफ एक लोन पेयर। तो सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर। सिमिलैरिटी क्या है? सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, और क्योंकि उन्होंने बॉन्डेड टुगेदर बोला है, तो अगर आप सिर्फ बॉन्ड पेयर्स भी बता दें तो काफी है, बट चलें, सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स। तो ये तो सिमिलैरिटी हो गई। नाउ डिफरेंस क्या है? इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बॉन्ड पेयर्स हैं इसमें एक जो है ये आपके पास डेटिव बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको डॉट से शो किया गया है। तो जो पहला बॉन्ड बना है, दिस इज 1 ऑक्सीजन, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। देन दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, और फिर जो लास्ट में बॉन्ड बना है ये बेसिकली डेटिव बॉन्ड है, जो कि कहाँ से आ रहा है? ऑक्सीजन से। और नाइट्रोजन के केस में तीनों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तो डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, one of the bond pair
bond pair is dative और dative bond, coordinate covalent bond है जिसमें ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जो है वो शेयर कर रहा है कार्बन के साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेबल स्टेट्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी values of carbon, nitrogen and oxygen atoms. Use the electronegativity values and relevant details from the data booklet to complete the table below. अब data booklet तो होनी नहीं है, तो आपको सारी डिटेल क्वेश्चन में ही गिवन होगी। सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन में आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने, तो नाइट्रोजन के केस में एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 14। कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ऑक्सीजन 8, तो ये भी कितने हो गए, 14। टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, इन केस ऑफ नाइट्रोजन क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हम सिंपल कहेंगे कि यहाँ पे टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो टेम्परेरी डाइपोल। टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगी, टेम्परेरी डाइपोल हो जाएगी। और इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.5, ऑक्सीजन 3.5, तो दिस वुड बी अ पोलर बॉन्ड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पोलर बॉन्ड हो जाएगा। और क्योंकि पोलर है तो मतलब यहाँ पे परमानेंट डाइपोल प्लस टेम्परेरी डाइपोल। ठीक है, दोनों टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होंगी। अच्छा जी, नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन कार्बन मोनोऑक्साइड even though nitrogen has a lower bond energy than carbon monoxide. नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड के मुकाबले में लेस रिएक्टिव है। Suggest why carbon monoxide is more reactive than nitrogen. कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन के मुकाबले में मोर रिएक्टिव क्यों होगी? मेन रीजन बिकॉज इट इज पोलर इन नेचर, एज कार्बन मोनोऑक्साइड इज polar in nature whereas nitrogen is non-polar. So mostly जब आप रिएक्शंस करेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यानी जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, तो बिकॉज इट इज अ चार्ज पार्टिकल सो दूसरे चार्ज पार्टिकल्स भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो ये पोलर नेचर की वजह से ज्यादा अट्रैक्टिव होगी। बोथ कार्बन मोनोऑक्साइड and nitrogen are gases at room temperature and pressure. They both behave like ideal gases under certain conditions. State 2 conditions necessary for these two gases to approach ideal gas behavior. So 2 conditions which are necessary for ideal gas behavior. जी, कौन सी 2 conditions हैं? Those are high temperature. हाई टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा पार्टिकल्स विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, बिहेवियर शो करेंगे। एंड लो प्रेशर, लो प्रेशर पे भी पार्टिकल्स जो हैं दे वुड मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है जी, जी बेटा ये कैल्शियम इथेन, जो तो क्वेश्चन नंबर 1 की आप बात कर रही हैं, कैल्शियम इथेन डायोएट एक्वस, वो गिवन था, वहां पे सॉलिड गिवन था, तो हमने क्वेश्चन से ही जो है वो स्टेट आइडेंटिफाई की थी। ठीक है, अगर आप देखें तो इसलिए कहाँ गया, ये सॉलिड इथेन डायोएट यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, कैल्शियम इथेन डायोएट सॉल्ट है, तो सॉल्ट तो जो है ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म में ही होंगे। ठीक है ना, और कैल्शियम का सॉल्ट है ऑर्गेनिक के साथ तो इनसॉल्युबल होगा। क्लियर हो गई बात? कि एक्सप्लेन व्हाई नाइट्रोजन behaves more like an ideal gas than carbon monoxide does at 20 degrees centigrade and 101 kilopascals. Why nitrogen behaves more like an ideal gas than carbon monoxide? The reason is कि nitrogen जो है ये non-polar है, as nitrogen is non-polar. ठीक है, तो at similar temperature and pressure यहाँ पे जो intermolecular force होगी वो weak होगी, तो the type of intermolecular force would be less insignificant. या आप कह लेंगे the type of intermolecular force would be less significant. The effect of intermolecular force will be less significant, ठीक है, as compared to carbon monoxide, जो कि polar in nature है, तो वहां पे stronger intermolecular force होगी। तो at similar temperature and pressure
जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान अट्रैक्शंस कम होंगी एज कंपेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, वुड बी लेस सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड, वेयर particles would be more attracted due to stronger attraction, due to temporary or due to permanent dipoles. यहाँ पे permanent dipoles होंगे तो ज्यादा attractions होंगी. Calculate the amount in moles of pure nitrogen. यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? किसी को इसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है जी. अच्छा, calculate the amount in moles of pure nitrogen gas which occupies 100 centimeter cube at 101 kilopascals and 20 degree centigrade. Amount in moles of pure nitrogen gas. ठीक है. Use relevant information from the data booklet. Assume nitrogen behave as an ideal gas. तो आपने moles calculate करने हैं, volume given है, partial pressure given है, temperature given है. That means के PV is equals to nRT लग जाएगा. Mole would be equal to PV upon RT. तो प्रेशर की वैल्यू क्या लेंगे? प्रेशर 101 किलो पास्कल्स है, इसको पास्कल्स में कन्वर्ट करेंगे. 101 into 10 raised to power 3 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे. 100 into 10 power -6 डिवाइड बाय आर की वैल्यू ये आपको गिवन होगी पेपर के अंदर 8.314 इंटू टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे. प्लस 273 तो 293. तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे और जो भी वैल्यू आ रही है वो आप यहाँ से मोल्स की कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है. तो दिस वुड गिव दी मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. हाँ जी, ये 2 क्लियर है? किसी को इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें बेटा. क्वेश्चन नंबर 3 2 सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2. चलो जी. क्वेश्चन नंबर 3. सोडियम हैलाइड सॉल्ट्स react with concentrated sulfuric acid. Sodium halide salts react with concentrated sulfuric acid at room temperature. Write an equation to represent the reaction of NaCl with, अब ये ग्रुप 17 में से क्वेश्चन आ गया ना, NaCl reacting with concentrated sulfuric acid. तो NaCl when it reacts with concentrated sulfuric acid H2SO4, तो H2SO4 will donate a proton. अब ये एक भी डोनेट कर सकता है, दो भी कर सकता है, तो दोनों इक्वेशंस करेक्ट हैं. आप चाहें तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो लेट सपोज मैं कहता हूं कि यहाँ से एक एच आइन अगर ये लूज करेगा सो दिस वुड बिकम, एक एच जाएगा उसकी जगह पे एक Na आ जाएगा, तो NaHSO4 प्लस जो यहाँ से एक H निकलेगा Cl के साथ मिलके वी गेट HCl. ठीक है. या फिर और हम ये भी रिएक्शन लिख सकते हैं NaCl प्लस H2SO4, दोनों हाइड्रोजन अगर चले जाएं तो वी गेट Na2SO4 प्लस 2HCl और इसको बैलेंस करेंगे तो 2NaCl हो जाएगा. तो बोथ द इक्वेशंस आर करेक्ट. ठीक है. आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं. नेम दिस टाइप ऑफ रिएक्शन. टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? एसिड बेस रिएक्शन. H2SO4 इज एक्टिंग एज एन एसिड लूजिंग प्रोटॉन. ठीक है. तो एसिड बेस रिएक्शन कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं एज सोडियम इज रिप्लेसिंग हाइड्रोजन. सो दिस इज एन एसिड बेस reaction. Sodium iodide reacts with concentrated sulfuric acid. Sodium iodide reacts with concentrated sulfuric acid at room temperature to form steamy fumes. Identify the chemical responsible for the steamy fumes. So when sodium iodide reacts with sulfuric acid, क्या मिलेगा? NaHSO4 plus Hi. So steamy fumes किसकी वजह से बनेंगे? This would be due to hydrogen iodide. The chemical responsible for the steamy fumes is hydrogen iodide. The reaction of sodium iodide with concentrated sulfuric acid continues. ये जो reaction है, which reaction? This reaction of sodium iodide with H2SO4, ये product बनी. अब ये कह रहे हैं कि reaction आगे continue रहेगा, forming several other products including a dark gray solid. Identify the chemical responsible for the dark gray solid and one other product of this further reaction. ठीक है. तो हमें मालूम है कि ये जो रिएक्शन है ये आगे फर्दर जाता है बिकॉज HI जो है इट दिस वुड बी फर्दर
oxidized by sulfuric acid, and when HI is oxidized, it converts into iodine, which is a dark gray solid. ठीक है, तो dark gray solid क्या है? This is iodine formed in further reaction, and another product. अब यहाँ पे multiple products हो सकती हैं, because HI जो है ये strong reducing agent है, तो ये H2SO4 को further reduce कर सकता है into sulfur और into hydrogen sulfide और सल्फर डाइऑक्साइड. तो कोई भी प्रोडक्ट आप लिख दें, अदर प्रोडक्ट दिस कुड बी सल्फर और हाइड्रोजन. वो रिएक्शन आपने पढ़ रखे, सल्फाइड, ठीक है, बिकॉज ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है. HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये H2SO4 को कंटिन्यूसली रिड्यूस करता जाएगा. ठीक है. एक्सप्लेन द डिफरेंस इन ऑब्जर्वेशंस. Explain the differences in observations at room temperature when NaI reacts with concentrated sulfuric acid compared to those for NaCl. यानी NaCl के साथ रिएक्शन रुक गया था, आगे फर्दर नहीं गया. HI के साथ आपको डार्क ग्रे सॉलिड मिल रहा है, दूसरे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो इसको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन क्या है. बिकॉज आयोडाइड आइंस, ये जो HI बना है आपके पास, तो हाइड्रोजन आयोडाइड कह दें या सिंपल आयोडाइड आइंस कह दें. आयोडाइड आइंस आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट. आप इन टर्म्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी आंसर कर सकते हैं कि H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग इनफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इट कैन ऑक्सीडाइज आयोडाइड बट इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज क्लोराइड. बट मैं इसको इन टर्म्स ऑफ आयोडाइड डिस्क्राइब कर रहा हूँ. आयोडाइड आइंस आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स देन क्लोराइड आइंस. Cl minus was not capable of reducing H2SO4 but I minus is. ठीक है, तो ये stronger reducing agent है, and in further reaction I minus is oxidized to I2. ठीक है, यहां से आपको आयोडीन मिल गया. तो मतलब आयोडाइड जो है ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आयोडाइड और H2SO4 के दरमियान redox reaction हो जाएगी. Complete the equation for the reaction of bromide with excess concentrated sulfuric acid at room temperature. तो bromide भी just like iodide ये भी H2SO4 के साथ further reaction करता है. Bromide converts into bromine Br2 plus H2SO4, it reduces into sulfur dioxide. ठीक है, तो दो ब्रोमीन है तो 2Br और सल्फर एक और प्लस वाटर H2O. इसको बैलेंस करने के लिए 2H2O लगा देंगे. ठीक है, आप चाहे तो इसको रिडॉक्स वे में भी बैलेंस कर सकते हैं, बट ये तो वैसे ही आपको इक्वेशन याद रहेगी. तो 4 हाइड्रोजन हो गए तो 2H प्लस लग जाएगा, तो ये बैलेंस हो गई इक्वेशन. Aqueous bromine reacts with methanoic acid. Aqueous bromine reacts with methanoic acid to form hydrogen bromide and carbon dioxide gas. The table shows the oxidation number of bromine and carbon in the species involved in this reaction. Identify the oxidizing agent in this reaction. Oxidizing agent identify करना है. Identify the oxidizing agent in this reaction. Explain your reasoning with reference to oxidation numbers. ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो खुद रिड्यूस होगा. ठीक है, सिंपल आपने यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और किसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है. ठीक है, तो हम सिंपल देख लेते हैं कि ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन इन Br2, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0, और 0 से HBr में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? -1. तो 0 से -1 मतलब कि ये रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो इसका मतलब ये रिड्यूस हो रहा है, और एजेंट क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो ब्रोमीन Br2 is the oxidizing agent. Br2 is the oxidizing agent as its oxidation number is decreasing from 0 to -1. As its oxidation number decreases from 0 to -1, it reduces. ये खुद reduce हो रहा है, इसका मतलब एजेंट कौन सा हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Suggest one change you would observe ignoring temperature changes when bromine reacts with methanoic acid. तो टेम्परेचर चेंज के अलावा और क्या चेंज आएगा? ब्रोमीन भी नो कि ये कलर्ड सब्सटेंस है, रेडिश ब्राउन सब्सटेंस है, तो जब ये रिएक्ट करेगा तो ये HBr में कन्वर्ट हो रहा है, डीकलराइज हो जाएगा. तो डीकलराइजेशन वुड बी अदर ऑब्जर्वेशन. डीकलराइजेशन, कलर चेंजेस फ्रॉम रेडिश ब्राउन टू कलरलेस.
अच्छा जी, the reaction can be followed by measuring the concentration. The reaction can be followed by measuring the concentration of bromine present in the mixture at regular time intervals. ठीक है कि speed of this reaction can be followed by measuring the concentration of bromine present in the mixture at regular time intervals. The graph shows the change in concentration of bromine against time in a reaction carried out at 20 degree centigrade. तो ग्राफ में क्या शो किया जा रहा है आपको? चेंज इन कंसंट्रेशन y एक्सिस के ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन अगेंस्ट टाइम, x एक्सिस पर टाइम आ गया. यूज द ग्राफ to calculate the average rate of reaction at 20 degree centigrade during the first 600 seconds. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन आपने कैलकुलेट करना है. use the graph to calculate the average rate of reaction at 20 degree centigrade during the first 600 seconds. State the unit for this rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट निकालेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है. तो अब कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ का तो रेट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम. रेट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम. ठीक है, तो फर्स्ट 600 सेकंड्स पे आपने देखना है. तो दिस इज फर्स्ट 600 सेकंड्स. तो अब अगर हम देखें तो आपने स्टार्ट कहाँ से लिया इनिशियली. अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि y एक्सिस पे आपको जो वैल्यूज गिवन है, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन इनटू 10 रेज़ टू पावर 5. कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन इनटू 10 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल्स टू 100. यानी ये क्या बता रहे हैं आपको कि कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन इनटू 10 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल्स टू 100. और हम क्या लेंगे? कंसंट्रेशन. तो कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन किसके बराबर होगी? दैट वुड बी इक्वल टू 100 on 10 raised to power 5. ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि दैट वुड बी इक्वल टू 100 into 10 raised to power -5. कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन जो है ये किसके बराबर होगी? दैट वुड बी 100 into 10 raised to power -5. दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन एट द स्टार्ट. और एट 600 सेकेंड्स जो है ये क्या हो जाएगी? 4812. That would be concentration of bromine at the end would be equal to concentration of bromine into 10 raised to power 5 is equals to 12. ठीक है, ये जो वैल्यू है ये क्या है? 12. तो concentration of bromine जो बराबर होगा 12 into 10 power -5. हाँ जी, ये बात समझ में आई है बेटा? जी, ये क्लियर है कि कंसंट्रेशन आपने कैसे कैलकुलेट करनी है यहाँ से? ठीक है जी, तो ये कंसंट्रेशन आ गई. और इसी तरीके से टाइम क्या है? 600 माइनस 0. तो टाइम तो 600 है. तो अब रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर लेंगे. दैट वुड बी इक्वल टू 100 इनटू मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन देखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम. सो 100 इनटू 10 रेज़ टू पावर -5 minus 12 into 10 raised to power -5 divided by 600 minus 0. तो ये आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा. ठीक है, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी 1.46 into 10 raised to power -6. ठीक है, ये फाइनल आंसर आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे. और यूनिट जो है यहाँ पे क्या लगेगा? तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है? मोल्स पर डीएम क्यूब. मोल्स पर डीएम क्यूब. और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड. द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड. ठीक है जी, तो ये आपने रेट कैलकुलेट कर लिया. इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ जी, कौन सा पार्ट रिपीट कर दूं बेटा? आपने सिंपल रेट कैलकुलेट करना है ना. तो रेट कैसे निकलेगा? रेट क्या है? स्लोप ऑफ दिस ग्राफ होगा. कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ये रेट ऑफ. अब ये क्या करेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है. तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम. कितने टाइम पे देखना है आपने? ठीक है, एट फर्स्ट 600 सेकेंड्स. तो पहले 600 सेकंड में रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आ रहा है. ठीक है, तो आपने देख लिया कि स्टार्ट में कंसंट्रेशन कितनी थी? दैट वाज
100 into 10 raised to power minus 5. This was the starting concentration of bromine. और at 600 seconds कितनी concentration है? This is 12 into 10 power minus 5. तो आपने change in concentration देख लिया कि concentration में क्या change आ रहा है और time में क्या change आ रहा है 600 minus 0. तो concentration को time से divide किया तो ये आपके पास rate of reaction आ जाएगा for the first 600 seconds. Average rate of reaction for the first 600 seconds. जी, अब clear है बात? ठीक है, फिर ऐसे यूनिट आ गया. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट क्या है? The experiment is repeated at a temperature of 40 degrees centigrade. This relatively small increase in temperature produces a large increase in reaction rate. आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया 20 से 40 डिग्री कर दिया. Sketch a graph on the same axis to show the expected results when repeating the experiment at 40 degrees centigrade. The rate of reaction increases when the frequency of successful collisions between reactant particles increases. ठीक है, तो आपको रीजन भी दे दिया कि जब रेट ऑफ रिएक्शन कब बढ़ता है, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल कोलिजंस ये बढ़ती है. ठीक है, तो एक्सप्लेन व्हाई एन इंक्रीज इन टेम्परेचर प्रोड्यूसेस दिस इफेक्ट. तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पहले तो आपने ग्राफ प्लॉट करना है. तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो इसको इरेज कर देते हैं. जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, दिस इज द ग्राफ एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड. जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन तो सेम रहेगा. ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से चेंज इन कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आना, बट क्या है कि रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होगा, तो स्लोप बढ़ जाएगा, ग्रेडियंट बढ़ जाएगा. तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा. ठीक है जी, तो सिंपली क्या हो गया कि दिस इज द ग्राफ एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस इज द ग्राफ एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड. तो जो स्ट्रेट लाइन है ये आपको जल्दी अचीव हो जाएगी. ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस. व्हाई एन इंक्रीज इन टेम्परेचर प्रोड्यूसेस दिस इफेक्ट? बिकॉज़ एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस. जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है दैट वुड आल्सो इंक्रीजेस. एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो दैट मींस के मोर फ्रीक्वेंट सक्सेसफुल collisions. ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट है कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम शोइंग आउटर इलेक्ट्रॉन्स ओनली टू शो द बॉन्डिंग इन मीथेनोइक एसिड. ठीक है, तो आउट सिर्फ आपने इलेक्ट्रॉन्स शो करने. कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा. सिमिलरली यहाँ भी सिंगल बॉन्ड. कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड. अब लोन पेयर्स काउंट कर लें. ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर्स बचेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. और अच्छा, ये एक गलती कर दी मैंने. ये जो बॉन्ड है ये क्या है? ये डबल बॉन्ड है. कार्बन ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच एच. तो ये जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड है. दैट मीन्स कि यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं. तो कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बच गए. इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया. तो दिस इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर मीथेनोइक एसिड. हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है बेटा सबको? कोई सवाल इसमें? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5. naphtha is a mixture. Naphtha is a mixture which contain only hydrocarbon molecules. What is meant by the term hydrocarbons? Hydrocarbons क्या होते हैं? Those which contain only carbon and hydrogen. Hydrocarbons which contain only carbon and hydrogen. Name the raw material that is used to produce a sample of naphtha. So naphtha, this comes from crude oil or petroleum. Compound V is formed in naphtha. Compound V is found in naphtha. It has a molecular formula C10H22. This is the molecular formula of compound V. When V is heated at high pressure in the absence of air, at high pressure in the absence of air, that means कि cracking हो रही है, an equal number of moles of ethene
propene and W are made. तो जब आप V को हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? Ethene, propene and W, equal number of moles. W is a compound made of straight chain saturated molecule. Saturated है मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है सारे. Name the process that describe this reaction. Process क्या है? Cracking और thermal cracking कहते हैं. ठीक है, तो cracking describe the structure of W. Draw its structure below. तो अब आपके पास कंपाउंड क्या था? This was C10H22. आपने इसको क्रैक किया तो we get equal number of moles of ethene, which is C2H4, propene, which is C3H6 plus W. तो W क्या होगा? कार्बन कितने यूज हो गए? C2, C3, तो मतलब 5 कार्बन हो गए. हाइड्रोजन 4 + 6 10. तो अब पीछे कार्बन कितने बचे? C5 और हाइड्रोजन कितने बचे? 10 - 22 तो 12. So that means they're talking about pentane. So 1, 2, 3, 4, 5. Pentane का structure बना दिया आपने. Propene is separated from the mixture and heated in air in the presence of catalyst. Propene is separated from the mixture and heated in air in the presence of catalyst. Propene is oxidized to X, which contain 2 functional groups. Propene को आपने oxidize किया. Now it contains 2 functional groups. Effervescence is seen when sodium carbonate is added to X. ठीक है, आप X में जब सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं तो दैट मींस, तो यहाँ पे क्या हो रही है? एफरवेसेंस, व्हिच मींस के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, व्हिच मींस X कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड. आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन X व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर दिस ऑब्जर्वेशन. सो ओनली एसिड्स आर केपेबल ऑफ रिएक्टिंग विद कार्बोनेट टू गिव एफरवेसेंस. और क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसमें एसिड कौन सा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड. तो फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक acid. Identify a reagent which could be used to show that X contains a carbon-carbon double bond. Include relevant observations. So वो bromine वाला test, we would add aqueous bromine and it decolorizes. ठीक है जी. Next part. X reacts with another reagent to form Y. Molecules of Y react together to form addition polymer Z. The diagram shows the repeat unit of polymer Z. ठीक है, ये स्ट्रक्चर आ गया पॉलीमर Z का. Draw the structural formula of monomer Y. Addition polymer है, इसका मोनोमर का स्ट्रक्चर बनाना है तो सिंपल है. रिपीट आपके सामने है, ये 2 कार्बन की एज इट इज आप इसको ड्रॉ करेंगे. ठीक है, और दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना देंगे. दिस वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर. और चाहे तो स्ट्रक्चरल फॉर्म में CH2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, CO2Na H. ये स्ट्रक्चर है. एडिशन पॉलीमर्स के मोनोमर्स बनाना बिल्कुल सिंपल है. एज इट इज रिपीट को कॉपी करें और दोनों कार्बन के दरमियान जो हॉरिजॉन्टल कार्बन है उनके दरमियान डबल बॉन्ड लगा देंगे. जी क्लियर है बेटा? ये इसमें कोई क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखें. पॉलीमर Z is useful because it absorbs large amount of water. However, there are problems associated with the disposal of products containing polymer Z. Addition polymer है तो disposal जो है ये problem है. So combustion is not an appropriate method to dispose of pure Z because the process releases harmful gases. Some of these gases contribute to the enhanced greenhouse effect. Identify a gas released during the combustion of Z which contributes to the enhanced greenhouse effect. तो combustion से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जो कि greenhouse effect कॉज करती है? That is carbon dioxide, CO2. Identify another gas which could be produced during the combustion of pure Z. Describe a consequence other than the enhanced greenhouse effect of its release into the atmosphere. तो combustion से कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा दूसरी गैस कौन सी रिलीज हो सकती है? कार्बन मोनोऑक्साइड जब इनकम्प्लीट कंबशन होगी and it is toxic. ठीक है, तो ये सिंपल इसका इफेक्ट आ जाएंगे. चलो जी लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. Propene reacts with water in the presence of an acid catalyst to form an alcohol. Addition of steam है with molecular formula C3H8O. So name this type of reaction. Type of reaction क्या है? This is addition reaction. Propene में steam add कर रहे हैं, so this is addition reaction.
Name the catalyst used and state the conditions needed for this reaction to occur. तो addition of steam में आप catalyst क्या use करते हैं? We use concentrated phosphoric acid H3PO4 और conditions क्या होती हैं? Heat. Complete the table to show the number of sigma bonds and pi bonds present in propene and propanol. तो प्रोपीन में सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने हैं, तो 1 2 3, तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8. इन प्रोपीन देयर आर 8 सिग्मा बॉन्ड्स और एक पाई बॉन्ड है. प्रोपेनॉल की बात करें C3H8O 1 2 3, ठीक है जी. तो ये OH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंट कर लें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिग्मा बॉन्ड्स, 0 पाई बॉन्ड. प्रोपेनॉल में कोई पाई बॉन्ड नहीं है. अच्छा जी. The reaction of propene with water occurs in a two-step mechanism. Two-step mechanism है. In step 1, propene reacts with the catalyst H plus ion to form a carbocation. कोई addition of H plus ion. Draw structure to identify the more stable and less stable carbocations which can form in step 1. तो propene में जब आप addition करेंगे तो H plus ion या तो इस कार्बन पे ऐड होगा या इस पे ऐड होगा. इधर ऐड होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बनेगा. और अगर इधर ऐड होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्राइमरी कार्बो. तो सेकेंडरी इज मोर स्टेबल, तो मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन इज सेकेंडरी एंड लेस स्टेबल कार्बोकैटाइन इज प्राइमरी. और एक्सप्लेनेशन सिंपली क्या हो जाएगी? बिकॉज सेकेंडरी कार्बोकैटाइन इज अटैच्ड टू मोर R ग्रुप्स which shows higher positive inductive effect. Secondary carbocation is more stable. Secondary carbocation is more stable due to more R groups. Due to more R groups attached. ठीक है जी. Which releases electron density to carbocation. ठीक है जी. Also known as positive inductive effect. So this is this transfer of electron density from alkyl group towards carbocation. This transfer of electron density is known as positive inductive effect. हम कह रहे हैं कि in secondary carbocation the amount of positive inductive effect is higher in secondary carbocation as compared to primary. प्राइमरी में क्योंकि सिर्फ एक R ग्रुप अटैच होगा डायरेक्टली, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की इंटेंसिटी कम होगी. नेम द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद वाटर. तो जब सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बनेगा तो OH इधर आके ऐड होगा, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? प्रोपेन 2-ol. मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? दिस वुड बी प्रोपेन 2-ol. So the major product is propane 2-ol. 2-bromopropene reacts to form propene, hydrogen bromide and water under certain conditions. 2-bromopropane है, ठीक है जी. 2-bromopropane और this reacts to form propene. तो मतलब elimination हो रही है. Name this type of reaction. This is elimination reaction. Describe the reagents and conditions needed to favor this reaction. तो elimination में reagent क्या use करते हैं? We use strong alkali, either sodium hydroxide, ठीक है, sodium hydroxide plus ethanol, ethanolic medium. और conditions क्या होती हैं? Heat under reflux. This is the condition for elimination reaction. ठीक है जी. तो ये पेपर कंप्लीट हो गया. हाँ जी. यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का कुछ पूछना हो इसमें? क्लियर है ये?